यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, द राइज ऑफ, क्लास 10th हिस्ट्री का है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जब हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये होगा कि नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को हम पैट्रियोटिज्म भी कहते हैं, मतलब कि जो हमारे देश के लिए हमारे अंदर प्यार है उसको पैट्रियोटिज्म कहते हैं, ठीक है। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग और प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट दैट इज योर कंट्री, ठीक। तो चलिए बात करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 14 जुलाई 1789 से 1799 तक चला। मतलब कि 14 जुलाई 1789 टू 99, मतलब ये राउंड 10 ईयर्स हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो चला, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि इसको फ्रांस को एज अ रिपब्लिक स्टेट बनाना था, फाइन। तो अब क्या हुआ, 1789 में यूरोप में नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन जो है वो फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ। उस टाइम पे लोगों ने डिमांड किया कि मोनार्की जो है वो खत्म होना चाहिए और डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो 1789 में फ्रांस में जो था वो मोनार्की रूल था, मतलब राजा महाराजा का रूल था। पावर जो थी वो सिर्फ एक किंग या क्वीन के हाथ में थी, और जो बाकी जो कॉमनर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, जो उस जगह के सिटीजन्स थे, उन्हें कोई राइट नहीं था, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने क्या किया, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट राजा महाराजा। और वो कहने लगे कि हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, हम इस जो मोनार्की रूल जो है इससे बहुत परेशान हैं। और उन्होंने जो है अलग अलग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए ताकि उनको डेमोक्रेसी मिले, यानी वो आज़ादी चाहते थे। और कुछ टाइम के बाद उनकी जो ये डिमांड है वो फुलफिल हो गई, मतलब उन्हें जो है वो डेमोक्रेसी मिल गई। आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ टाइम पीरियड वेयर पीपल ओवरथ्रो मोनार्की एंड टुक द कंट्रोल ऑफ पावर। तो क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कुछ मेजर चेंजेस आई। अब वो मेजर चेंजेस क्या थी? पहली चेंज थी ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। तो जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जब लोगों की डिमांड जो थी ये थी कि हमें जो है मोनार्की को एबॉलिश करना है और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, तो जब उन्हें ये प्रोटेस्ट शुरू किए तो उसके बाद क्या, उनकी जो डिमांड जब फुलफिल हो गई तो फिर एक पहली मेजर चेंज ये थी कि पावर जो है वो मोनार्की के हाथ में नहीं रही, बल्कि वो आम सिटीजन्स के हाथ में आई। तो शिफ्ट हो गया पावर का महाराजा और राजा रूल से रूल ऑफ पावर। सेकेंड चेंज जो थी वो ये थी कि न्यू ट्राइब कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या दूसरी जो चेंज ये थी कि वहाँ पे ट्राई कलर का फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका कलर था ब्लू, वाइट एंड रेड। ब्लू जो है वो फ्रीडम के लिए था, वाइट कलर हमारा इक्वालिटी के लिए था, और रेड कलर जो था वो ब्रदरहुड के लिए था। हो गई 2 चेंजेस। अब नेक्स्ट चेंज जो थी वो ये थी कि
फ्रेंच को क्या किया गया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक, अनदर चेंज वाज कि फोर्थ चेंज आपकी ये थी कि नया नेशनल एंथम जो है, न्यू नेशनल एंथम वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया नेशनल एंथम जो था वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, एंड न्यू ओथ्स, और अपनी कंट्री के लिए कुछ ओथ्स जो हैं वो भी लिए गए। अनदर चेंज वाज, जो दूसरा चेंज जो था वो था इंटरनल custom was abolished, custom system was abolished। मतलब जो सामान का इधर से उधर ले जाने के लिए जो टैक्स पे करना पड़ता था लोगों को, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से लोगों को वो टैक्स भी पे करना नहीं पड़ा। मतलब वो जो टैक्स सिस्टम था, टैक्सेशन जो विद इन द टेरिटरी, जो इंटरनल ट्रेड के लिए लोगों को देना पड़ता था, वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो था वो था कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म was separate to abroad by French armies। तो क्या हुआ कि पिक करो, जो वहाँ के जो आर्मीज थी उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो हैं वो ये जो मोनार्की के जाने के बाद और डेमोक्रेसी के आने के बाद जो लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म का जो ये फीलिंग थी वो हम यूरोप के एक ही पार्ट तक क्यों रखें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस फीलिंग को, इस नेशनलिज्म के आइडियाज़ को यूरोप के बाकी हिस्सों तक भी ले जाएं और हर जगह जो है पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के आइडियाज़ को सेपरेट करें। तो ये थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की कुछ मेजर चेंजेस। तो इसके बाद जो है, जब यूरोप में डेमोक्रेसी आई और मोनार्की जो है वो ख़त्म हो गया, तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारी जो जितनी भी डिमांड्स थी या हमारी जो लाइफ थी वो आगे बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लोग जो है वो डेमोक्रेसी के आने से बहुत खुश थे कि तभी क्या हुआ, एक गन लोड हुई और सामने डेमोक्रेसी का बोर्ड था और उस पर निशाना लगाया और उड़ा दिया। मतलब कि डेमोक्रेसी का चर्चा जो है वो खत्म हुआ। देन एंट्री होती है द ग्रेट नेपोलियन की। ठीक, तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने कहा लोगों को कि बहुत यूरोप के लोगों ने जो है डेमोक्रेसी के बहुत मज़े लिए, अब मेरा राज जो है वो शुरू हो जाता है। तो 1799 से 1815 तक नेपोलियन रूल जो है वो चला। मतलब 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड होने के साथ साथ डेमोक्रेसी का भी एंड हुआ और 1799 से नेपोलियन के आने से फिर से मोनार्की का दौर जो है वो शुरू हो गया टिल 1815। और ड्यूरिंग हिज रूल 1799 से 1815 तक क्या हुआ, नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड बनाया जिसका नाम दिया द सिविल कोड ऑफ 1804, या इसको नेपोलियनिक कोड से भी जाना जाता था। ओबियसली इसका नाम जो है वो नेपोलियनिक कोड इसलिए पड़ा बिकॉज ये कोड जो है वो नेपोलियन ने खुद बनाया था। तो ये जो कोड था द सिविल कोड ऑफ 1804, इसमें नेपोलियन ने कुछ जो है वो चेंजेस लाई थी। अब कुछ चेंजेस जो थे वो पॉजिटिव चेंजेस भी थी, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ इन चेंजेस के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे।
अब वो चेंजेस क्या थी वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चेंजेस की तरफ चलते हैं। तो पहला चेंज जो था उसने क्या किया, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि मतलब अब कोई सलमान खान नहीं रहा, लॉ के सामने सब लोग जो है वो इक्वल हैं, ठीक है, कानून के सामने सबको उसने बराबर कर दिया, ना ही कोई अपर क्लास का रहा कानून के सामने और ना ही कोई लोअर क्लास का। तो सेकंड जो चेंज जो था वो ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया सबको, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सबको मिल गया। मतलब माई प्रॉपर्टी इज ओनली माइन, नन ऑफ योर्स, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इन केस गवर्नमेंट को किसी भी पर्पस के लिए कहीं साइट कहीं पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल रेलवे पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो वहाँ पे अगर उसे लोगों से उनकी प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है तो इन केस गवर्नमेंट जो है वो उनसे प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी जो है हमसे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ले सकता है। तो थर्ड पॉजिटिव चेंज उसकी ये थी कि फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। अब देखिए फ्यूडल सिस्टम ये वो सिस्टम था जिसके अंदर पीजेंट्स या जो दूसरे बिजनेसमैन थे उनको अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता था। तो नेपोलियन ने अपने कोड में क्या किया, उसने ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम इसको भी एबॉलिश कर दिया। फोर्थ चेंज जो थी वो ये थी कि नेपोलियन freed peasants from serfdom, मतलब कि जो पीजेंट्स लोग जो थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें अपर क्लास के लोगों के लिए फोर्सफुली अनविलिंगली काम करना पड़ता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, उन्हें इन पीजेंट्स को इस चीज से भी आज़ाद किया, मतलब उन्हें पीजेंट्स को फ्यूडल सिस्टम से आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट जो चेंज जो लाई नेपोलियन एक पॉजिटिव चेंज वो था गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जब रिमूव हो गई तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो भी ट्रेडर्स थे या जो भी मर्चेंट्स थे या जो भी आर्टिस्ट थे वो इजीली और फ्रीली ट्रेड करने लगे। मतलब वो जो है उनके लिए जो ये था गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जब रिमूव हो गए तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिस्ट को हुआ, क्योंकि वो अब फ्रीली ट्रेड जो है वो कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज जो थी एक पॉजिटिव चेंज वो क्या थी कि ड्यूरिंग नेपोलियन रूल ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। तो ये थी कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो ग्रेट नेपोलियन ने अपने कोड सिविल कोड 1804 में लाई थी। तो क्या हुआ, जब ये चेंजेस जो है लोगों तक आई तो लोगों की नज़रों में नेपोलियन जो था वो एक सुपर हीरो की तरह बन गया। तो लोग जो है उसका बहुत वार्म वेलकम करने लगे। लेकिन हुआ क्या, इनकी नेपोलियन की पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इस सिविल कोड के। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला ड्रॉबैक जो था वो ये था कि नेपोलियन ने क्या किया, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, मतलब उसने लोगों पे टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज कर दिए। अब देखिए जो नेपोलियन था इसको बहुत पैसा लगता था अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए और अपनी जो एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। तो इसने क्या किया, इसने नेपोलियन ने कहा कि मुझे पैसे की कमी है इसलिए लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करो, क्यों, और लोग जो है इस ज़्यादा टैक्सेशन की वजह से बहुत परेशान थे और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो लोअर क्लास लोगों पे पड़ने लगा, क्योंकि पहले उनकी इनकम बहुत कम होती थी, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, उसमें से भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा
अपना टैक्स पे करने के लिए देना पड़ता था। तो सेकंड जो है, सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। अब सेंसरशिप क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी रिलीज होती है तो सुना होगा आपने कि वो पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है। मतलब वो सेंसर बोर्ड के पास इसलिए जाती है क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है वो चेक करता है कि कहीं इस मूवी में कोई गलत मैसेज तो लोगों के लिए नहीं जा रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे लोग जो है वो भड़क जाए। तो सेंसरशिप मतलब होता है कि एक आप कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कमेटी है जो कि चेकआउट करती है मूवीज़ पे, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ को बैन किया जाता है क्योंकि सेंसरशिप चेकआउट करता है कि उसको लगता है कि नहीं, ये मूवी जो है रिलीज़ करने से बाहर एक गलत मैसेज जा सकता है, पब्लिक जो है वो भड़क जा सकती है, या कुछ ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ मूवीज़ में कुछ सीन जो है वो कट किए जाते हैं। तो लाइकवाइज जो हमारे ग्रेट नेपोलियन, उनने सेंसरशिप जो है वो इम्पोज करा दिया कुछ न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे और पब्लिक ओपिनियन पे। देखिए, ये जो नेपोलियन था इसने खुलेआम ऐलान ये किया था कि जो भी मेरे अगेंस्ट जाएगा मैं उसे मार डालूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई भी न्यूज़पेपर, बुक जो है वो उसमें नेपोलियन के अगेंस्ट जो है वो नहीं लिखा गया, ठीक। और जो सबसे बड़ी लास्ट और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था नेपोलियन कोड का वो ये था कि ही फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। अभी जो नेपोलियन था ये लोगों को बहुत फोर्स करता था, लोगों के साथ जबरदस्ती करता था कि लोग जो है उसकी फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि उसका सपना था कि वो पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो देखिए, वो लोग जिन्होंने पहले नेपोलियन का वार्म वेलकम किया उसकी पॉजिटिव चेंजेस के साथ, बाद में उन्हीं लोगों ने जो है वही लोग जो हैं वो उसके अपोजिट हो गए, वो उसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि जब उन पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी उन्हें देखने को मिली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग 7 वीडियोज़ है वो हम 7 जो सब टॉपिक्स हैं या मॉड्यूल्स हैं वो हम अपनी कमिंग वीडियोज़ में पूरा करेंगे। थैंक यू।